हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। लेकिन अभी मैं अपने पत्नी प्रीति के साथ सूरत के कड़ोदरा शहर में रह रहा हूं। दरअसल हमारी शादी हमारे माता पिता के खिलाफ हुई थी। प्रीति जो एक छोटे जाति की थी और हमारे गांव में जात पात बहुत ज्यादा होता है। मैं और प्रीति हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और जल्द ही हम आपस में शादी करना चाहते थे। हमने ये बात अपने घर वालों को बताई, लेकिन हमारे घर वाले मेरे इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उनका कहना था कि मैं किसी ऐसे लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकता जो छोटे जाति की है। हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? हमारे रिश्तेदार वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मेरे पिताजी हमारी शादी करवाने से साफ साफ इनकार कर चुके थे, लेकिन मैं प्रीति को खोना नहीं चाहता था। इसलिए एक दिन हम भागकर बिना घर वालों को बताए मंदिर में शादी कर लिए। और अब हम अपने घर तो जा नहीं सकते थे, इसलिए मैं यहाँ अपने दोस्त राहुल के पास सूरत शहर रहने आ गया। मैं अपने दोस्त को यह बात पहले ही बता दिया था कि हम शादी करने वाले हैं, उसके बाद हम तुम्हारे पास ही रहने के लिए आएंगे। मेरा दोस्त राहुल भी मान गया था और अभी मैं अपने दोस्त राहुल के पास कड़ोदरा शहर में हूं। मेरा दोस्त हमारे रहने के लिए किराए पे घर दिला दिया था और 3 दिन बाद ही मुझे एक अच्छी सी जॉब भी दिला दी। मैं यहाँ पे काम करता हूँ और अपनी पत्नी प्रीति के साथ खुशी खुशी रह रहा हूँ। समय बीता और 1 साल बाद जब प्रीति पेट से थी और ये बात मेरे घर वालों को किसी तरह से पता चल गई, तब मेरी माँ का कॉल आया था। उनका कहना था, बेटा तुम प्रीति को अपने साथ लेकर यहां जाओ, हम प्रीति का अच्छे से देखभाल करेंगे। देखो तुम पिछली बात भूल जाओ, हम तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं है। वैसे भी माता पिता अपने औलाद पे ज्यादा दिन तक गुस्सा नहीं रहते। जल्दी तुम प्रीति को अपने साथ लेकर गांव आ जाओ। मेरी माँ का ऐसा कहना था और मैं भी खुश था। चलो आखिरकार मेरे माता पिता मान ही गए। फिर हम एक दिन रिजर्वेशन की टिकट लेकर ट्रेन से अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े। ट्रेन हमें अपने शहर के स्टेशन पे शाम के 7 बजे पहुंचाई थी और अब मुझे किराए के बस से अपने गांव जाना था। वो बस भी मुझे मेरे गांव के बाहर ही छोड़ती। मुझे इस बात का डर था कि कहीं हमें अपने घर पहुंचते पहुंचते ज्यादा रात ना हो जाए। कुछ ही देर में वो बस हमें हमारे गांव के बाहर तक पहुंचा चुकी थी और मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। रात के 10 बज चुके थे और अब हमें यहां से चलते हुए अपने घर तक जाना था। मेरे घर तक जाने वाला रास्ता जो खेतों के बीच से होकर निकलता था। ये कच्ची सड़क थी और यहाँ एक अफवाह है कि रात के वक्त इस रास्ते पे एक चुड़ैल घुमा करती है, जो रात के वक्त यहाँ से गुजरने वाले लोगों के साथ चिपक जाती है और फिर उसे काफी परेशान करती है। लेकिन हमें घर तो जाना ही था। हम उस कच्ची सड़क के रास्ते अपने घर की ओर बढ़ चले। यहाँ रास्ते के दोनों तरफ खेत थे, इसी के साथ रास्ते के किनारे किनारे ऊंचे घने पेड़ थे। हम अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाए इस रास्ते पे आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। आज मुझे पहली बार इस रास्ते से गुजरते वक्त डर लग रहा था। पेड़ों पे पंछी जो अपने पंखों को फड़फड़ाते और मैं उसे चुड़ैल से जोड़ रहा था। यहाँ खेतों में कोई जानवर अजीब सा आवाज निकालता और मैं उसे चुड़ैल से जोड़ रहा था। हालांकि मैं कभी इन सब बातों पे यकीन नहीं करता था कि इस रास्ते पे कोई चुड़ैल रहती है, लेकिन आज मुझे डर लग रहा था और इसका कारण था प्रीति। मैं अपने गांव के कई बुजुर्गों के मुंह से सुन रखा हूं कि चुड़ैलें गर्भवती महिला के लिए ज्यादा खतरनाक होती है। वो गर्भवती महिला के साथ एक बार चिपकने के बाद या तो उस औरत की जान ले लेती है या फिर उसके बच्चे को उसके पेट में ही मार डालती है। यही सोचकर मैं डरा हुआ था। मैं यहाँ रास्ते पे अपने कदमों के चलने की आवाज जो मैं साफ साफ सुन पा रहा था। तभी पता नहीं अचानक से प्रीति को क्या हुआ, वो अपनी जगह पे खड़ी हो चुकी थी। उसके शरीर जैसे एक पल के लिए थर्रा सा गया था और मैं उससे कहने लगा, क्या हुआ प्रीति, तुम ठीक तो हो ना? मेरे इस बात को सुनकर जैसे प्रीति चौंक सी गई थी। वो मुझसे कहने लगी, हाँ
मैं बिल्कुल ठीक हूं। तब मैं उससे कहने लगा, तो तुम यहां पे खड़ी क्यों हो गई थी? चलो हम चलते हैं। फिर हम चलते हुए अपने घर पहुंच आए। रात के 10:30 बजने को थे और यह देखकर मेरी माँ मुझ पे थोड़ा सा गुस्सा थी। उनका कहना था, तुम्हें पता है ना हमारे गांव का वो रास्ता कितना खतरनाक है, लेकिन फिर भी तुम। मेरी माँ का ऐसा कहना था और मैं उनकी बातों को काटते हुए कहने लगा, अरे माँ ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ वो खुश थी, मेरे पिताजी भी बहुत खुश थे और वो प्रीति को वही प्यार दे रहे थे जो एक सास ससुर से एक बहू को मिलना चाहिए। प्रीति भी खुश थी। समय बीता और कुछ दिन बाद ही प्रीति का बर्ताव जैसे बदलना सा शुरू हो गया था। प्रीति जब कभी अकेली होती तो वो जैसे किसी एक चीज को एकटक लगाकर देखती ही रहती। कभी कभी वो अपने आप बड़बड़ाया करती और जब मैं उससे पूछता कि हुआ क्या है, तुम ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों करने लगी हो, तो उसका कहना होता, नहीं मैं तो कोई भी अजीब सी हरकतें नहीं करी थी, यकीनन तुम्हारे मन का वहम होगा। वो हर बार बातें बनाकर मेरे बातों को काट दिया करती। लेकिन एक दिन जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तब मेरे कान पे कोई आवाज पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई लकड़ियों को कुरेद रहा है। मैं हल्की नींद में था, लेकिन बार बार मेरे कान पे आवाज पड़ने के कारण मैं अपनी नींद से जग चुका था। कमरे में पूरा अंधेरा था और मैं बेड पे अपने हाथ को मारकर मोबाइल फोन को ढूंढने लगा। मैं मोबाइल में फ्लैश लाइट जलाकर देखना चाहता था कि कौन है, ये आवाज, कुरेदने वाली आवाज कहां से आ रही है। लेकिन जब मैं अपने बेड पे मोबाइल को ढूंढने के लिए हाथ मारा तो मुझे पता चला कि बेड पे प्रीति तो है ही नहीं, मैं बेड पे अकेला हूं। कुछ ही देर में हाथ मारने के बाद मुझे वो मोबाइल फोन मिल चुका था और मैं मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाकर कमरे में देखना शुरू हो गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, मतलब प्रीति कमरे से बाहर भी नहीं गई थी। ये कुरेदने के बाद शायद मेरे बेड के नीचे से आ रही थी और जब मैं बेड के नीचे अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाकर देखा और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं घबरा सा गया था। यहाँ बेड के नीचे प्रीति बैठी अपने नाखूनों से बेड के लकड़ी को कुरेद रही थी। उसके खुले हुए बाल जो उसके चेहरे तक आए हुए थे, उसका चेहरा पूरी तरह से बालों से ढका हुआ था और मैं ये देखकर प्रीति से कहने लगा, प्रीति तुम्हें हुआ क्या है, तुम ये अजीब सी हरकतें क्यों करने लगी हो? लेकिन प्रीति मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ चुका था यकीनन प्रीति के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। मैं भागते हुए अपनी मां के कमरे में गया, उसे जगाया और उन्हें सारी बात बताया। मेरी मां भी परेशान थी। हम भागते हुए अपने कमरे में आए, लेकिन जब हम अपने कमरे में पहुंचे तब हमने देखा वहां कमरे में प्रीति तो थी ही नहीं। मैं पूरे कमरे में अच्छे से देख चुका था, लेकिन प्रीति कमरे में नहीं थी। फर्श पे टूटी हुई चूड़ी बिखरी पड़ी थी और वो टूटी चूड़ी मेरे घर के सीढ़ी तक बिखरी पड़ी थी, जो सीढ़ी मेरे घर के छत तक जा रही थी। ये चूड़ियां प्रीति के ही थे और तब मैं समझ गया प्रीति छत पे गई है। हम भागते हुए छत पे पहुंचे और तब मैंने देखा प्रीति छत के चार दीवारी पे खड़ी थी। ये देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया, कहीं प्रीति नीचे न कूद पड़े। मैं उस पर चिल्लाना भी नहीं चाहता था, चिल्लाकर उसे रोकना भी नहीं चाहता था। हो सकता है मेरे चिल्लाने की वजह से वो डर जाती और वो नीचे गिर पड़ती। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और उसे अपनी गोद में उठा चार दीवारी से नीचे उतारा। उसे जैसे एक झटका सा लगा था और वो बेहोश हो गई थी। मैं उसे आवाज लगाया और कुछ ही देर में वो चौंक जगी। मैं उससे पूछना नहीं चाहता था, मैं जानता था। मैं अपनी मां से कहने लगा, मां हमें भी प्रीति को पंडित जी के पास लेकर जाना होगा, यकीनन इसके ऊपर किसी काली शक्ति का साया है। मेरी मां भी मान गई थी और फिर हम प्रीति को अपने साथ लेकर पंडित जी के पास आ गए। पंडित जी वहीं हमारे गांव के मंदिर में थे। उनका कहना था, बेटा देखो इसके ऊपर एक चुड़ैल का साया है, क्या ये कभी अकेली कहीं गई थी क्या? तब मैं भी उन्हें सारी घटना बताया कि मैं कैसे रात के वक्त उस रास्ते से आया था और उसी दिन इसे काफी तेज झटका सा लगा था। उस समय मैं ये बात नहीं समझ पाया और बाद में
प्रीति अजीब सी हरकतें करने लगी। तब पंडित जी प्रीति के सर में भभूत को लगाते हुए कहने लगे, ये लो ताबीज, ये ताबीज प्रीति के गले में बांध दो। और हाँ, ये मत सोचना कि ये ताबीज बांधने से ये खतरा टल जाएगा। ऐसा नहीं है। जब तक ये ताबीज प्रीति के गले में रहेगा तब तक वो चुड़ैल प्रीति को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन वो चुड़ैल प्रीति के आसपास ही रहेगी। किसी भी हाल में प्रीति के गले से ये ताबीज खुलना नहीं चाहिए। अगर खुला तो वो चुड़ैल फिर से प्रीति के ऊपर हावी हो जाएगी और इस बार वो ज्यादा खतरनाक होगी। जब तक प्रीति गर्भवती है तब तक इसका खास ध्यान रखना होगा। फिर हम चलते हुए वहां से अपने घर आ गए थे और अब प्रीति के हालात में सुधार भी होना शुरू हो गया था। वह अब अजीब सी हरकतें करना बंद कर चुकी थी, लेकिन अब भी वो कभी कभी अचानक से एक चीज को टक लगा कर देखा करती और फिर डर जाया करती। जब मैं उससे पूछता कि क्या था, तुम डरी क्यों, तो उसका कहना होता कि वहां मुझसे कुछ ही दूरी पर अजीब सी दिखने वाली कोई औरत थी जो मेरी ओर घूर रही थी। तब मैं उसे कहता, देखो तुम उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम अपने गले से इस ताबीज को कभी खुलने मत देना। इसी तरह से समय बीत रहा था। लेकिन एक दिन प्रीति जब मां के साथ किचन में खाना बना रही थी, तब मेरी मां थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर आई थी और मैं उनसे कहने लगा, मां तुम्हें पता है ना कि प्रीति के हालात खराब हैं, तुम ही खाना बना लेती। तब मेरी मां का कहना था, बेटा मैंने उसे खाना बनाने को नहीं कहा, बल्कि वही थी कि बार बार जिद किए जा रही थी। उसका कहना था कि मैं खाना बनाती हूं, आप किचन से बाहर जाइए। वो जिद करके मुझे किचन से बाहर भेजी है। मेरी मां इतना कह ही रही थी कि तभी किचन से किसी बर्तन के गिरने की तेज आवाज आई और हम भागते हुए किचन में पहुंचे। और तब मैंने देखा वहां प्रीति किचन में रखे फ्रिज के ऊपर बैठी हुई थी। वो अपने सर को अपने घुटनों के बीच फंसा रखी थी और उसके हाथ में चाकू था। मैं प्रीति से कहने लगा, नहीं प्रीति नहीं, तुम ये क्या कर रही हो, देखो तुम चाकू फेंको। मैं उसे बातों की जाल में उलझाकर उसके पास जाना चाहता था, उसके हाथ से चाकू छीनना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं उसके हाथ से चाकू छीनने के लिए उसकी ओर दौड़ा था, उसके पास भागा था, कि तभी प्रीति अपने हाथ में पकड़े उस चाकू को अपने पेट पे मारना शुरू हो गई। वो बार बार उस चाकू को अपने पेट में घोंपे जा रही थी और कुछ ही देर में वो फ्रिज प्रीति के खून से पूरी तरह से लाल हो गया। प्रीति की लाश वहां जमीन पे बदहवास होकर गिर पड़ी थी और मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। तभी मेरी नजर पड़ी प्रीति के गले में। प्रीति के गले से वो ताबीज गायब थी और मैं समझ नहीं पाया प्रीति के गले से ताबीज कैसे गायब हो गई। मैं अपने आप को कोस रहा था। ना तो मैं उस रात प्रीति को उस रास्ते से यहां लेकर आता और ना आज प्रीति हमें छोड़कर जाती। इस घटना को घटे 10 साल बीत चुके हैं और आज भी मैं अपने आप को कोसा करता हूं। लेकिन आज तक मैं ये बात नहीं समझ पाया कि आखिर प्रीति के गले से वो ताबीज खुली तो खुली कैसे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं। अब मैं आपको अपने बारे में कुछ विशेष जानकारियां देता हूं। मेरी उम्र 20 साल है और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं। मुझे बचपन से ही घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक है। यहाँ कॉलेज में भी मेरे कई दोस्त हैं और उनका भी शौक बिल्कुल मेरे जैसा ही है। हम यहाँ अपने शहर के कई ऐतिहासिक जगहों पर घूम चुके हैं। पुराने से पुराने किले, पुरानी से पुरानी इमारतें और तो और जहां लोग जाने से डरा करते हैं, खासकर ऐसी जगहों पर घूमना हमें बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे अच्छे से पता है लोग भूत प्रेतों पे बहुत ज्यादा यकीन करते हैं और अगर उनसे कोई ये कह दे कि अरे वहां पे मत जाना, वहां पे भूत पिशाचों का वास है, बस लोग भी मान लेते हैं और किसी अच्छे जगह को भूतों से जोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं इन सब बातों को नहीं मानता। ऐसे ही जब एक बार हमारे कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी,
तब मैं, सौरभ और निशा, हम तीनों दोस्त पास में बैठे घूमने जाने का प्लान कर रहे थे। मैं सौरभ से कह रहा था, तो सौरभ, इस बार कहाँ घूमने जाने का प्लान है? क्या हम पुराने किलों में घूमने चले? तो सुभाष का कहना था, अरे नहीं यार, हम ऐसी जगहों पर तो कई बार जा चुके हैं। इस बार मैं जंगलों में घूमने जाना चाहता हूँ, कैंपिंग करना चाहता हूँ। वहां शहरों के जैसा शोर शराबा नहीं होता और हमारे मन को बहुत ही शांति महसूस होती है। अगर तुम्हारे नजर में कोई ऐसी जगह हो तो बताओ। तब मैं भी उससे कहने लगा, हाँ ठीक है, कैसी जगह है मेरे नजर में? यहाँ अपने शहर के बाहर से वो जो जंगल शुरू होता है ना, उस जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद एक आदिवासी कबीला है। वहां लगभग 80 से 100 आदिवासी लोग रहा करते हैं। तुम ये समझ सकते हो कि वो आदिवासी का एक छोटा सा गांव है। ठीक उसी आदिवासी गांव से थोड़ी ही दूर जाने पर पहाड़ी से लगकर एक पुरानी हवेली है। हम चाहे तो वहां चल सकते हैं। हम उस पुरानी हवेली में रात गुजारेंगे और फिर सुबह होते ही अपने शहर वापस आ जाएंगे। कैंपिंग का मतलब होता है जंगलों में रात गुजारना, कैंप लगाकर जंगलों में रात गुजारना। लेकिन कैंपिंग में जंगली जानवरों का भी तो खतरा होता है। जंगली जानवर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। हम हवेली में रहेंगे इसलिए हम सुरक्षित रहेंगे। हमें जंगल की शांति भी महसूस होगी। तब निशा का कहना था, वो तो ठीक है, पर वो हवेली किसी बड़े आदमी की होगी ना, वहां पे कोई रहता भी होगा। हम बिना उनकी इजाजत के उस हवेली में कैसे जा सकते हैं? तब मैं उससे कहने लगा, अरे वो हवेली मेरी है। उस हवेली को मेरे दादाजी ने बनवाया था। पता नहीं उनको कैसा शौक था। वो शहर से काफी दूर जंगलों में पहाड़ से लगकर उस हवेली को बनवाए थे। वो वहीं पर रहा करते थे। मेरे दादाजी चाहते थे कि हमारी फैमिली, यानी कि मेरे पिता, मेरी माँ और मैं वहीं पर हूं, और हम कुछ दिनों तक उस हवेली में रहे भी। लेकिन एक दिन मेरे दादाजी उस हवेली से कहीं गायब हो गए। पिताजी का कहना था कि शायद उन्हें कोई जंगली जानवर अपने साथ उठाकर लेकर गया होगा, और फिर पिताजी हमें अपने साथ लेकर यहां शहर रहने चले आए, और तब से मैं यहीं पर हूं। तब निशा कहने लगी थी, लेकिन सुभाष, वहां तो अभी भी जंगली जानवरों का खतरा होगा ना, वो तो हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब मैं उसे कहने लगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हम हवेली के अंदर रहेंगे, जो कैंपिंग टेंट से लाख गुना बढ़िया रहेगा। हवेली में कोई जंगली जानवर घुस नहीं सकता। मैं इतना बोल ही रहा था कि तभी सौरभ मेरी बातों को काटता हुआ कहने लगा, अगर कोई जंगली जानवर घुस भी गया तो हम उसे गोलियों से उड़ा देंगे। मेरे पास गन है, तुम लोग चिंता मत करो। तो कब चलना है वहां? हम कल ही वहां चले? तो मैं भी उससे कहने लगा, ठीक है, कल सुबह होते हम वहां जाने के लिए निकल जाएंगे। लेकिन किसी भी तरह से ये बात मेरे घर वालों को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर मेरे घर वालों को पता चली तो गड़बड़ हो सकती है। मेरे घर वाले वहां जाने से मुझे सख्त मना किया करते हैं। ध्यान रखना, ये बात मेरे घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। निशा और सौरभ भी मान गए थे। फिर मैं अपने घर चला आया। शाम के लगभग 6 बजने को थे। मैं अपनी माँ से कह दिया, माँ, वो मैं 2-3 दिनों के लिए अपने एक दोस्त के यहाँ जाने वाला हूँ। उसके यहाँ पार्टी है, मैं 2-3 दिनों तक वहीं रुकने वाला हूँ। मेरी माँ मुझ पर गुस्सा करते हुए कहने लगी थी, तुम 2-3 दिन पहले वहां जाके क्या करोगे? जिस दिन पार्टी होगी उस दिन जाना। मैं अपनी माँ से कह दिया, मैं अपने दोस्त के कामों में हाथ बटाऊंगा। उसके घर में पार्टी है, जिस वजह से उसे काम भी तो ज्यादा करना पड़ता होगा ना। मेरी माँ मान नहीं रही थी, लेकिन मैं किसी तरह से उन्हें मना ही लिया। मैं रात में ही सभी जरूरत की सामान एक बैग में पैक कर चुका था, और फिर सुबह होते ही मैं सौरभ और निशा के साथ उस पुरानी हवेली में जाने के लिए निकल पड़ा। पहले तो मुझे अपने शहर को पार करना पड़ा। उसके बाद मैं उस जंगल में पहुंच आया था जहां आदिवासी कबीला बसा हुआ था। यहाँ जंगल के बीचों बीच लगभग 20 से 30 घर बने हुए थे, जिसमें आदिवासी लोग रहा करते थे। हम चलते हुए उस छोटे से गांव को भी पार किए, और फिर हम पहाड़ी से लगकर उस पुरानी हवेली तक पहुंच आए। हवेली के चारों ओर 4 दीवारी को बनाया गया था, जिसपे एक बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ था। उस दरवाजे पे एक ताला लगा हुआ था, और हमारे पास उस ताले की चाबी नहीं थी। हालांकि मैं चाबी को तो लेकर आया था, लेकिन मेरे पास जो चाबी थी वो चाबी
हवेली के दरवाजे को खोलने का था, ना कि इस चारदीवारी के दरवाजे को खोलने का। हमें चारदीवारी को कूदकर, चारदीवारी को फांदकर ही हवेली के अंदर जाना था। हम एक एक कर उस चारदीवारी को फांदना शुरू हो गए। हम उस चारदीवारी को फांदकर चारदीवारी के अंदर आ गए और फिर चलते हुए हवेली के मेन दरवाजे तक पहुंचे। यह दरवाजा पूरी तरह से बंद था। इस पर एक मोटा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन मेरे पास इस ताले को खोलने की चाबी थी जो मैं अपने साथ लेकर आया था। मैं इस मोटे से ताले को खोला और फिर हवेली के दरवाजे को खोल हवेली के अंदर आ गया। अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन मैं पहले से ही अपने साथ एक बड़ी सी टॉर्च और एक बैटरी से चलने वाली लाइट को लेकर आया था। मुझे पता था जंगल में जा रहा हूं, वहां अंधेरा तो होगा ही, इसीलिए मैं अपने साथ बैटरी से चलने वाली लाइट को लेकर आया था। मैं लाइट को जलाए हवेली के अंदर की ओर बढ़े जा रहा था। अब हमें हवेली में एक ऐसे कमरे की तलाश करना था जहां पे मैं रहना था। मैं हवेली में एक ऐसे कमरे की तलाश भी कर लिया। उस कमरे में काफी ज्यादा कचरा था। बेड तो लगा हुआ था, लेकिन जैसे तेज हवाओं के कारण खिड़की के जरिए इस कमरे में काफी धूल घुस आया था। मैं सौरभ से कहने लगा, सौरभ, हम इस कमरे की साफ सफाई कर देते हैं क्योंकि हमें रात यहीं पे गुजारना है। फिर हम उस कमरे की साफ सफाई करने में लग गए। कुछ ही घंटों में हम उस कमरे की साफ सफाई कर चुके थे और तब मैं सोचने लगा, अब क्या करूं? अभी भी दिन के काफी घंटे बचे हुए हैं। चलता हूं, पहाड़ी पे घूम कर आता हूं। मैं सौरभ से कहने लगा, सौरभ, चलो हम पहाड़ियों पे घूम कर आते हैं। लेकिन सौरभ जैसे इस हवेली को ही देखे जा रहा था। वो इस हवेली में घूम घूम कर सभी कमरों को देख रहा था और मैं उससे बार बार कह रहा था, भाई चलना, हम पहाड़ी के ऊपर से घूम कर आते हैं। तब सौरभ का कहना था, यार ये हवेली तो बहुत ज्यादा शानदार है। भला तुम्हारे दादाजी इतने आलीशान हवेली को इस पहाड़ी से लगकर क्यों बनवाए होंगे? तब मैं उससे कहने लगा, उनकी मर्जी, उन्हें बोला ना बहुत ही अजीब सा शौक था। तब उसका कहना था, यार तुम्हारे हवेली में तो एक तहखाना भी है, वो देखो तहखाने में जाने का दरवाजा। तब मैं भी चलता हुआ उस तहखाने के दरवाजे तक पहुंचा। सच में ये तहखाने का ही दरवाजा था। मुझे आज तक ये बात नहीं पता थी कि मेरे हवेली में एक तहखाना भी है। शायद मैं तब बहुत ज्यादा छोटा था, जब मैं यहाँ अपने माता पिता के साथ रह रहा था। तब सौरभ कहने लगा था, भाई इस तहखाने के दरवाजे को खोलना, चलना हम तहखाने में चलकर देखते हैं तहखाने में क्या है। मैं सौरभ से कह रहा था, यार इस दरवाजे को क्यों खोलना, हम इस हवेली में घूमते हैं ना, ये हवेली बहुत बड़ी है, उसके बाद हम पहाड़ी पे घूमने जाएंगे। लेकिन सौरभ बार बार जिद कर रहा था। उसका कहना था इस तहखाने में चलकर देखते हैं। तो मैं उससे कहने लगा, ठीक है, खोलो इस तहखाने के दरवाजे को, देखो इस पे एक मोटा सा ताला लगा हुआ है, क्या तुम इसे तोड़ पाओगे? तब सौरभ का कहना था, हाँ, मैं अपने साथ गन लेकर आया हूं ना, वो किस दिन काम आएगा। इतना बोलकर सौरभ अपने जेब से गन को निकाल चुका था और फिर उस लोहे के ताले पे गोलियां चला दी। वो ताला जंग लगने के कारण काफी ज्यादा सड़ा हुआ था, जिस कारण वो आसानी से टूट गया। और फिर काफी मशक्कत करने के बाद हम उस तहखाने के दरवाजे को खोल ही दिए। तहखाने में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और हम उस सीढ़ी से नीचे उतरते हुए तहखाने में पहुंच आए। मेरे हाथ में टॉर्च थी और मैं टॉर्च को जलाए तहखाने में इधर उधर देखे जा रहा था, आखिर तहखाने में क्या है। तभी मेरी नजर पड़ी तहखाने के दीवार से लगकर। वहां दीवार से लगकर जैसे कोई मूर्ति थी, इंसानों जैसा दिखने वाली मूर्ति थी, लेकिन मैं इस मूर्ति के चेहरे को पहचान पा रहा था। ये मूर्ति का चेहरा तो बिल्कुल मेरे दादाजी जैसा था, लेकिन इसका शरीर ये देखने में थोड़ा अलग सा लग रहा था। इस मूर्ति के शरीर पर जैसे बड़े बड़े बाल निकले हुए थे और मैं समझ नहीं पा रहा था क्या ये मूर्ति ही है, क्योंकि इस मूर्ति पे ये बड़े बड़े बाल ये नकली है या फिर असली है। देखने में तो बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। मैं उस मूर्ति को अच्छे से छूकर देखने लगा और तब मुझे पता चला इस मूर्ति के तो त्वचा भी है, बिल्कुल इंसानों जैसी त्वचा। मैं हैरान हो गया, कैसी मूर्ति है? आखिर इस मूर्ति को मेरे पिताजी कितने रुपए में बनवाए होंगे
और कहां बनाई जाती है ऐसी मूर्ति? मैं उस मूर्ति को गौर से देखता रहा। इसके गर्दन पे काफी बड़े बड़े बाल निकले हुए थे और उसकी आंखें जैसे दिखने में थोड़ा अजीब सी लग रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या ये मेरे दादाजी की ही मूर्ति है, क्योंकि चेहरा तो बिल्कुल मेरे दादा जैसा ही मिलता जुलता है। तब निशा और सौरभ भी कहने लगे थे, यार जो भी बोल, ये मूर्ति काफी कीमती है। चलो अब हम तहखाने से बाहर निकलते हैं। हम तहखाने से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे दादाजी की मूर्ति की आंखें, उसकी आंखें थोड़ी हिली हो। मैं उस मूर्ति को गौर से देखने लगा, लेकिन अब ये आंखें हिलना बंद हो गई थी। मैं सौरभ से कहने लगा, सौरभ तुम्हें भी ऐसा लगा था क्या कि मूर्ति की आंखें हिली हो? तो सौरभ का कहना था, नहीं, मूर्ति की आंखें कैसे हिल सकती है, ये तो मूर्ति है, तुम्हें वहम हुआ होगा। चलो हम तहखाने से बाहर निकलते हैं। फिर हम तहखाने से बाहर आ गए और अपने कमरे में चले आए जहां पर हम रहने वाले थे। वहां बैटरी से चलने वाली लाइट जल रही थी और फिर कुछ ही देर में शाम हो गई। आसमान में पूरा चांद निकल चुका था और तब निशा कहने लगी थी, यार हम हवेली के छत पर चलते हैं। आज पूर्णिमा की रात है, आसमान में पूरा चांद निकला हुआ है। हवेली के छत से पहाड़ी का नजारा और चांद का नजारा जो देखने में बहुत ही अद्भुत लगेगा। तब मैं भी उसे कहने लगा, ठीक है चलो हम हवेली के छत पर चलते हैं। फिर हम चलते हुए हवेली के छत पर पहुंचाए और छत पे खड़े आसमान की ओर देखे जा रहे थे। हम वहां काफी देर तक बैठे रहे और तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे धम धम की आवाज कहीं से तो मेरे कानों पे पड़ रही है। तब मैं सौरभ से कहने लगा, सौरभ ये धम धम की आवाज तुम्हारे कानों पे भी पड़ रही है क्या? तो सौरभ का भी कहना था, हाँ मेरे कान पे भी ये धम धम की आवाज आ रही है। तब मैं उसे कहने लगा, ये आवाज किस चीज की हो सकती है? तो उसका कहना था, शायद जंगल से आ रहा होगा, यहाँ पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर से ये आवाज आ रहा होगा। मुझे नहीं पता कि ये आवाज किस चीज की है। निशा काफी ज्यादा डर गई थी। उसका कहना था, कोई जंगली जानवर तो नहीं। वो इतना बोल ही रही थी कि तभी गुर्राने की आवाज, कहीं से गुर्राने की आवाज मेरे कानों पे पड़ना शुरू हो गई थी और वो आवाज सुनकर निशा काफी ज्यादा डर गई। उसके होंठ कांपने लगे थे। वो डरते हुए कहने लगी, यार चलो हमें हवेली में चलना होगा, यहाँ पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर से कोई जानवर छलांगे मारकर यहाँ छत के ऊपर आ गया तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। मैं उससे कहने लगा, अरे डरो मत, छत के ऊपर छलांगे मारकर कोई जंगली जानवर नहीं आ सकता। तब निशा का कहना था, नहीं मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। तब मैं उसे कहने लगा, ठीक है चलो। आसमान में धीरे धीरे कर बादल छाता जा रहा था और हम छत से नीचे उतर हवेली के उस कमरे में आ गए जहां पर हम रहने वाले थे। तब निशा कहने लगी थी, रात काफी ज्यादा हो चुकी है, चलो हम सो जाते हैं। इस कमरे में बेड लगा हुआ है, सोफा रखा हुआ है, मैं सोफे पर जाकर सो जाती हूँ, तुम दोनों बेड पर जाकर सो जाओ। मैं भी बेड पर जाकर लेट चुका था और तभी मेरे कान पे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज काफी तेज तेज पड़ना शुरू हो गई थी। निशा जो सोफे पे भी लेटने ही वाली थी, वो झट से सोफे पर उठकर बैठ गई। सौरभ अपने हाथ में गन को पकड़ चुका था क्योंकि वो जानवर के गुर्राने की आवाज वो काफी तेज हमारे कानों पर पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो जानवर हमारे आसपास ही है। सौरभ अपने हाथ में गन को पकड़ा कमरे से बाहर निकला और मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकला। निशा से मैं कह दिया, निशा तुम कमरे में ही रहना। हम दोनों कमरे से बाहर निकल चुके थे और जब मैं अपनी टॉर्च की लाइट उस तहखाने के दरवाजे की ओर घुमाया था, वहां तहखाने के दरवाजे से अपने सर को बाहर किए कोई अजीब सा दिखने वाला इंसान खड़ा था। मुझे उसका सिर्फ सर और हाथ ही दिखाई पड़ रहा था। उसके हाथ तो इंसानों जैसा ही था, लेकिन उसके नाखून काफी बड़े बड़े थे और सर जो देखने में किसी भेड़िए का लग रहा था। उसके गर्दन पे काले रंग के घने बाल उगे हुए थे और वो हमारी ओर ही घूरे जा रहा था। उसकी आंखें पीले रंग की चमक रही थी और मैं झट से भागता हुआ कमरे में आ गया, लेकिन सौरभ वही अपने गन को उस जानवर की ओर ताने वहीं पे खड़ा था। मैं सौरभ से कह रहा था, सौरभ कमरे के अंदर आ, हम दरवाजे को बंद कर लेते हैं। लेकिन सौरभ का कहना था, अरे डर मत यार, ये एक जानवर ही तो है, बस 1 से 2 गोली और इसका काम खत्म।
मैं सौरभ से कह रहा था, अरे वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, आना कमरे के अंदर आ, क्यों खतरा मोल लेना। लेकिन सौरभ एक गोली उस जानवर की ओर चला दिया था और उसके गोली चलाते ही वो जानवर सौरभ के पीछे खड़ा था। उस जानवर की रफ्तार काफी तेज थी। सौरभ के गोली चलाते ही वो बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ आया था और सौरभ के पीछे कर खड़ा हो गया। सौरभ वो इधर उधर अपनी नजरें घुमाए देखे जा रहा था। कहाँ गया वो जानवर? कहीं तहखाने में तो नहीं चला गया? मैं अपने कांपते हुए जुबान से कहने लगा, सौरभ अब पीछे देख, तेरे पीछे वो जानवर खड़ा है। तब सौरभ भी पीछे पलटा था और वो जानवर सौरभ के सामने खड़ा था। मेरी टांगें कपकपा रही थी, लेकिन सौरभ अपने गन को उस जानवर की ओर तान रखा था। सौरभ भी काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन वो करता तो करता क्या, वो वहां से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि वो भेड़िया जैसा दिखने वाला इंसान सौरभ के ठीक सामने खड़ा था। सौरभ अपने गन को उस भेड़िए पे तान रखा था। सौरभ एक गोली चलाई थी, उस भेड़िए पे गोली चलाई थी और एक ही झटके में सौरभ जमीन पे गिर चुका था। वो भेड़िया मानव वो सौरभ की छाती पे खड़ा था। वो अपने पंजे को सौरभ की छाती में गड़ा चुका था। उसकी छाती से खून निकलना शुरू हो गया और सौरभ वो चिल्ला रहा था। मैं क्या करता? मैं खुद काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन दोस्त होने के नाते उसे बचाने का मेरा फर्ज था। मैं कमरे से बाहर निकला। सौरभ का गन वहां जमीन पे गिरा हुआ था और मैं वो गन उठाकर उस भेड़िए की छाती पे गोली चलाना चाहता था। लेकिन जैसे मैं गोली चलाई थी, वो भेड़िया वो भी मुझे जमीन पे गिरा चुका था। लेकिन वो मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बस मेरे हाथ से उस गन को दूर कर दिया और वो मेरी ओर घूरे जा रहा था। और फिर एक झटके में सौरभ जो जमीन पे गिरा हुआ था, उसकी छाती से खून निकल रहा था। उसके गले में अपने दांत को वो भेड़िया गड़ा दिया। सौरभ देखते देखते जमीन पे बदहवास पड़ चुका था। उसके शरीर से शायद सारे खून चूसे जा चुके थे। उस भेड़िया के मुंह में खून लग चुका था और फिर वो निशा की ओर घूरने लगा। मैं निशा से कह रहा था, निशा जल्दी से कमरे के दरवाजे को बंद करो। लेकिन निशा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाजे को बंद कर पाए। उसकी टांगे इतनी कपकपा रही थी कि वो एक कदम आगे तक नहीं बढ़ा पा रही थी। और देखते देखते वो भेड़िया मानव निशा के ऊपर हमला कर दिया। देखते देखते वो भेड़िया मानव निशा के गर्दन में अपने दांत को गड़ा चुका था। निशा के काफी तेज चीख निकली थी और मैं क्या करता? मैं जमीन पर से जब तक उठा था तब तक वो भेड़िया मानव निशा के गर्दन में अपने दांत को गड़ा उसके खून को पिए जा रहा था। मैं समझ चुका था अब तो ये बचने नहीं वाली। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन वो भेड़िया मानव मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो मेरी ओर घूरे जा रहा था और मैं समझ गया अब मेरी भी मौत तय है। मैं बचकर नहीं जाने वाला। मैं यहां पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो भेड़िया मानव मेरे सामने खड़ा गुर्राए जा रहा था। उसकी चमकती हुई पीली आंखें, जिसे देखकर मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरे प्राण हलक में अटक चुके थे। मैं जमीन पे गिर चुका था, लेकिन वो भेड़िया मानव अपनी जगह पे खड़ा मुस्कुराए जा रहा था। मैं उसकी मुस्कान को पहचान सकता था। ऐसी मुस्कान तो मेरे दादाजी की थी। मैं उसके चेहरे पे अपने टॉर्च की लाइट मारा और तब मैंने जो देखा उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। ये तो मेरे दादाजी थे। मैं उनकी मुस्कान को अच्छे से पहचानता था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था इनके गर्दन पे काले रंग के बाल उगे हुए हैं। इनके आगे के दो दांत जो काफी बड़े हैं, इंसानों के से दांत नहीं होते। वो भेड़िया मानव जो शायद मेरे दादाजी थे, वो मेरे सामने खड़ा गुर्राते रहे और कुछ देर बाद वो अपने जीभ से खून को चाटते हुए तहखाने की ओर बढ़ चले। वो तहखाने के दरवाजे पे पहुंचे और अपने हाथ से उस तहखाने के दरवाजे को बंद करने लगे। तहखाने में जाते जाते उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे। मैं समझ नहीं पा रहा था, क्या ये भेड़िया मानव है? मेरे दादाजी क्या वो एक भेड़िया मानव थे? और शायद इसीलिए मेरे पिताजी उन्हें तहखाने में बंद कर इस हवेली को छोड़ शहर रहने चले गए थे। अब मेरे समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा था। वो भेड़िया मानव जो शायद मेरे दादाजी थे,
वो तहखाने के अंदर चले गए और तहखाने के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिए। जाते जाते उनके चेहरे पे वो जो अजीब सी मुस्कान थी, मैं समझ नहीं पा रहा था वो मुस्कुरा क्यों रहे थे। मुझे बचने की तो खुशी थी, लेकिन मुझे इस बात का भी दुख था कि मैं अपने घर वालों को क्या कहूंगा। सौरभ के पिताजी, उनके माता, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। निशा के घर वाले पूछेंगे, मैं उनसे क्या कहूंगा। मेरे पास वो मोटा सा ताला था जो हवेली के मेन दरवाजे पे लगा हुआ था। मैं उस ताले को तहखाने के दरवाजे पे लगा इसी वक्त वहां से निकलना चाहता था। रात के लगभग 4:30 बजने को थे। मैं अपने हाथ में उस टॉर्च को जलाए जंगल की ओर बढ़ चला। मैं जंगल से निकलते हुए अपने घर पहुंचा और मेरे पिताजी हैरान थे। मेरी माँ मुझसे कह रही थी, कहाँ गए थे, इस वक्त आ रही हो, रात के 4:30 बजे। तुम तो कह रहे थे कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूं। तब मैं भी रोते रोते उन्हें सारी घटना बताया, कैसे मेरे दोस्तों की मौत हो गई, मैं हवेली में गया था। और तब मेरे पिताजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उनका कहना था, तुम्हें नहीं पता उस हवेली में कितने राज दफन हैं। उसके अगले दिन उस हवेली में पुलिस पहुंची थी। मेरे पिताजी को वो पुलिस वाले जेल पकड़ कर लेकर गए थे, लेकिन जब पोस्टमार्टम में ये निकला कि किसी जंगली जानवर ने निशा और सौरभ की हत्या की है, तब वो मेरे पिताजी को छोड़ दिए। आज इस घटना को घटे पूरे 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आखिर वो जंगली जानवर, वो भेड़िया मानव जो शायद मेरे दादाजी थे, उन्होंने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा। समय बीता और 1 साल बाद ही मुझे सारे सवालों का जवाब मिलना शुरू हो गया। आज मेरी उम्र 24 साल है और अब मेरे गर्दन पे काले रंग के थोड़े बड़े बड़े बाल उगना शुरू हो गए हैं। मेरे आगे के 2 दांत जो थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। मेरे नाखून जो हर रोज इतने बड़े हो जाते हैं कि मुझे हर रोज अपने नाखूनों को काटना पड़ता है। हर पूर्णिमा की रात मेरी आंखों की पुतली की आकृति बदलती है। मेरी आंखें वो पीले रंग की चमकती है और मैं हैरान हूं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मन करता है कि मैं जंगलों में चला जाऊं। और आज पूर्णिमा की रात है। मैं यहां अपने पुरानी हवेली के छत पे बैठा हुआ हूं। मन ऐसा कर रहा है कि जैसे किसी जानवर को मार खाऊं, उसके खून को पीऊं, लेकिन मेरा इंसानी दिमाग कभी कभी काम करता है और मैं समझ नहीं पाता, क्या मैं एक इंसान हूं या फिर कोई जानवर।